हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस। सब में हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर। और ये क्रॉनिकल की जो मंथली पतली वाली मैगजीन आती है उसे सॉल्व कर रहे हैं। अगस्त मंथ की मैगजीन है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर आपको मिलेगा जून मंथ का। तो इसके पहले हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट एवं सूचकांक। यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा। बाकी ये जो पहले के जो 6 टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड हो गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वह है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। तो 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2 स्थान फिसल कर 129वें स्थान पर है। स्थान भी याद रखिएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, और दूसरा है भारत का स्थान। भारत का स्थान 129वें नंबर पे है। भारत वर्ष 2023 के सूचकांक में 127वें स्थान पर था। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी तुलना करके दे देता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा कि पिछले वर्ष 2023 में या 127वें स्थान पर था। भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.1% तक कम कर लिया है। वैश्विक स्तर पर आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष सूचकांक में शीर्ष स्थान पर, जबकि सूडान अंतिम स्थान पर रहा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड चूंकि 15 वर्ष से लगातार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आ रहा है, और सूडान जो है वह अंतिम स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को 99वें, चीन को 106वें, नेपाल को 117वें, और श्रीलंका को 122वें, भूटान को 124वें और पाकिस्तान को 145वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान ही है ऐसा जिसकी रैंकिंग हमसे ज़्यादा है, यानी कि जिसका लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है वह खराब है। बाकी इंडिया का जो है वह 129 है, और बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनका भारत से अच्छा प्रदर्शन है। तो भारत बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को के साथ आर्थिक समता के न्यूनतम स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने लैंगिक समानता में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में इसने वैश्विक स्तर पर 65वें स्थान के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह कुल 146 देशों में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लैंगिक समानता का मापन करता है। अब ये 4 क्षेत्र कौन से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण, ये चारों मापदंड हैं जिसपे जो है लैंगिक समानता का मापन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, चारों मापदंड। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। 20 जून 2024 को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो यहाँ पे अंकटाड के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है तो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह विश्व भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के रुझानों और विकास में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपाय पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई 2% से घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है। विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह 7% से घटकर $867 अरब रह गया है। विश्व में दूसरे सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता देश चीन में एफडीआई में दुर्लभ गिरावट देखी गई है। विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश में 2023 में गिरावट आई है। अंकटाड वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। तो अंकटाड जो है इसको याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और संक्रमण में अर्थव्यवस्था वाले देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी रूप से एकीकृत करने में सहायता करना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, यानी कि अंकटाड का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में है। इसमें 195 देश शामिल हैं। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा
वैश्विक अंतराल सूचकांक और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक दोनों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसको जहाँ भी आप पढ़ते हो स्लिप वगैरह लिख के रख लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि इन सब में अगर जारीकर्ता का नाम पूछता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक हैं जो बार बार एग्जाम में उनके जारीकर्ता का नाम पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने 2024 का शीर्षक से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया। यानी कि 2024 में इसका शीर्षक क्या था, तो प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 शीर्षक से ये सूचकांक जारी किया गया है। इसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की व्यापक निगरानी करने के लिए महत्वाकांक्षी उद्देश्य से विकसित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान क्या है, 63वां है। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान 129 है, जो कि 2023 में 127वें नंबर पर था। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में इसका स्थान जो है 63वां है, इसको याद रखिएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार के कारण भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है। भारत 2023 में 67वें स्थान पर था और अब कितना है, तो 63वें स्थान पर है। तो भारत ने इसमें सुधार किया है, जाहिर सी बात है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में स्वीडन ने EETI स्कोर 78.4 के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल किया। उसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी कि यहाँ पे पहले स्थान पर कौन सा है, तो स्वीडन जो है यह पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। इनको याद रखिएगा। स्वीडन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले स्थान पर है। भारत का स्थान क्या है, तो 63वां है। 2023 में यह 67वें रैंक पर था। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अभी हमने देखा कि अंकटाड का भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। नेक्स्ट जो करंट है वह है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। किसके द्वारा, तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा ये जारी किया गया। बस ये विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा कि इसके द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया 75.3 के EPI स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद लग्जमबर्ग और जर्मनी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर एस्टोनिया है 75.3 स्कोर के साथ, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। इस द्विवार्षिक सूचकांक में याद रखिएगा, ये हर वर्ष जारी नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है। सूचकांक में भारत 27.6 के EPI स्कोर के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है। भारत का जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्थान है वह 176वें स्थान पर भारत काबिज है। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत EPI 2022 में 180वें और EPI 2020 में 168वें स्थान पर था। तो अब जो है भारत में थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि 2022 में भारत 180 स्थान पर और 2020 में 168वें स्थान पर था। खैर 2020 में काफ़ी अच्छी स्थिति थी 2022 और 2023-24 के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पहली बार वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस समझौते 2015 और कुर्मिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव प्लस विविधता रूपरेखा 2022 के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 3 मुख्य श्रेणियों पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में 58 संकेतकों का उपयोग करके 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन की तुलना और विश्लेषण करता है। अब यहाँ पे सूचकांक में अंतिम 5 देश दिए हुए हैं। तो सबसे जो लास्ट पर है वह है 180 पर वियतनाम, जिसका स्कोर है 24.5%। इसको याद रखिएगा, एक ये और ये भारत का स्थान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 176वें स्थान पर है भारत, जिसका स्कोर है 27.6। ये दोनों पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बाल
खाद्य गरीबी प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव शीर्षक से बाल पोषण रिपोर्ट 2024 यानी कि चिल्ड्रन न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसका शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है बाल खाद्य गरीबी प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा ये जारी किया गया है। रिपोर्ट में वैश्विक और स्थानीय खाद्य और पोषण संकटों के प्रभाव सहित प्रारंभिक बचपन में बाल खाद्य गरीबी की स्थिति, प्रवृत्तियों, असमानताओं और चालकों और पर विचार किया गया है। रिपोर्ट निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित है, जहां बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले अधिकांश बच्चे रहते हैं। साथ ही यह रिपोर्ट कुपोषण और अल्प विकास के लिए बाल खाद्य गरीबी के निहितार्थ पर ध्यान केंद्रित करती है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु का 4 में से 1 बच्चा यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 27% बच्चे या 181 मिलियन गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले कुपोषण की चपेट में है। गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन युवा बच्चों में से 2/3 अधिक दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले लगभग आधे यानी कि 97 मिलियन बच्चे मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों में रहते हैं। बौनेपन के उच्च प्रचलन वाले देशों में 3 में से 1 बच्चा यानी कि 32% गंभीर बाल खाद्य गरीबी का अनुभव करता है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि यूनेस्को की महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024। तो 3 जून 2024 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग यानी कि इंटरगवर्नमेंटल ओशनियोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक यानी कि 2021 से 30 की प्रगति की निगरानी करना और सतत महासागर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक कार्रवाई को गति देना है। महासागर के ऊपरी 2000 मीटर में महत्वपूर्ण वार्मिंग देखी गई है, जिसकी दर 1960 से 2023 तक 0.32 ± 0.03 वाट प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर पिछले 2 दशकों में 0.66 ± 0.110 वाट प्रति वर्ग मीटर हो गई है, यानी कि पहले से बढ़ रहा है। महासागर पृथ्वी की अतिरिक्त ऊर्जा का लगभग 90% अवशोषित कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उन पर निर्भर मानव अर्थव्यवस्थाओं को खतरा हो रहा है। विश्व स्तर पर महासागर अम्लीकरण बढ़ रहा है। विशेष रूप से खुले महासागर में 1980 के दशक के उत्तरार्ध में महासागरों के पीएच मान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 1993 से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सभी स्तरों पर बेहतर निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। अंतर सरकारी महासागरीय आयोग की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अंतर सरकारी महासागरीय आयोग यानी कि IOC महासागर तटों और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्री विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है यह है कि सतत विकास रिपोर्ट 2024। 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN के द्वारा जारी की गई है। इसको याद रखिएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में स्वीकृत अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों में से कोई भी 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है। जो 17 विकास लक्ष्य हैं उसमें से कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको 2030 तक हासिल किया जा सके। कोई भी देश इस तरीके से तत्पर नहीं है। तो औसतन 2030 तक वैश्विक स्तर पर केवल 16% SDG लक्ष्य पूरे होने की राह पर हैं। शेष 84% सीमित प्रगति या प्रगति में उलटफेर दिखा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस का स्थान है। यानी कि फिनलैंड का स्थान पहला है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है और फिर जर्मनी, फिर फ्रांस है। भारत का जो सूचकांक जो है स्कोर जो है 63.99 स्कोर के साथ रैंकिंग में 166 देशों में 109वें स्थान पर है। इसको याद रखिएगा। तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वह 109वां स्थान है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है सतत विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने के बाद से सतत विकास लक्ष्यों पर हर साल की गई प्रगति की समीक्षा करती है। यह रिपोर्ट 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में प्रमुख सुधारों की एक श्रृंखला की सिफारिश करती है। नेक्स्ट जो करंट इशू है वह है कि विश्व मत्स्य पालन एवं
जलीय कृषि की स्थिति 2024। तो जून 2024 में खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ द्वारा विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024 यानी कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सोफिया कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन के साथ एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड उच्च मत्स्य उत्पादन और जलीय पशु उत्पादन में भारत की प्रमुख भूमिका जैसे प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है। फाओ ने 2021 में अपना ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन पेश किया था, जिसका उद्देश्य जलीय खाद्य प्रणालियों का लाभ उठाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, पोषण में सुधार करना आदि है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। तो इसको ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। और जलीय कृषि के मामले में यह दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। मछली उत्पादन में चीन पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। चीन पहले स्थान पर है, इंडोनेशिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन में लगभग 1.09% और कृषि ग्रास वैल्यू एडेड में 6.724% से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। ये याद रखिएगा कि FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में स्थित है। इसका उद्देश्य भूख को खत्म करने, यानी कि फाओ का जो उद्देश्य है वह है भूख को खत्म करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करना। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वह है सिप्री ईयर बुक 2024। 17 जून 2024 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा सिप्री ईयर बुक 2024 रिपोर्ट जारी की गई। सिप्री ईयर बुक में 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियारों के विकास और आधुनिकीकरण में वृद्धि की रिपोर्ट दी गई है। 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा परमाणु सशस्त्र राष्ट्र नहीं है। कुल 12,121 परमाणु हथियारों में से लगभग 90% अमेरिका और रूस के हैं। चीन का परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ रहा है। अब अनुमान है कि इसमें 500 वारहेड्स होंगे। यूक्रेन और गाजा पर तनाव से परमाणु कूटनीति को और कमजोर कर दिया है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली विस्तार हुआ है, जो जनवरी 2023 में 164 वारहेड से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 वारहेड जो है हो गया है, जिससे यह विश्व के परमाणु सशस्त्र देशों में 6वें स्थान पर आ गया है। भारत का स्थान परमाणु सशस्त्र देशों में चौथा है, तो 6वें स्थान पर भारत काबिज है। भारत और इजराइल दोनों ही अपने परमाणु हथियारों में मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के साथ साथ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। नेक्स्ट जो करंट इशू है यह है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 3 जून 2024 को विश्व बैंक और SP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस 2023 के शीर्ष 100 में से भारत के 9 बंदरगाह शामिल हैं। CPPI 2023 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला कंटेनर बंदरगाह यांगसान पोर्ट चीन है। इस सूची में विशाखापत्तनम बंदरगाह 19वें स्थान पर है, जबकि मुंद्रा बंदरगाह 27वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा सूची में 7 अन्य शामिल भारतीय बंदरगाह हैं। पीपावाव 41वीं श्रेणी, कामराज 47वें रैंक और कोचीन 63वीं रैंक, हजीरा का जो रैंक है 68वीं है, कृष्णापत्तम का 71वीं रैंक है, चेन्नई का 80वीं रैंक है और जवाहरलाल नेहरू यानी कि JNPA का 96वीं रैंक है। नेक्स्ट जो करंट इशू है वह है कि स्टेट ग्लोबल एयर रिपोर्ट जून 2024 में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ साझेदारी में स्टेट ऑफ ग्लोबल
एयर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ रहा है तथा यह मृत्यु के लिए दूसरा सबसे वैश्विक प्रमुख कारक बनता जा रहा है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ की रिपोर्ट 1990 से 2021 तक वैश्विक वायु प्रदूषण के रुझानों की जांच करती है, जिसमें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रकाश डाला है। लगभग पूरी वैश्विक आबादी यानी कि 99% PM 2.5 प्रदूषण के अस्वास्थ्यकर स्तर वाले क्षेत्रों में रहती है, जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले महीन वायु जनित कणों को संदर्भित करता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आमतौर पर PM 2.5 जोखिम के 1.3 से 4 गुना अधिक स्तर का सामना करना पड़ता है। वायु प्रदूषण ने प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता करके और फेफड़ों को सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करके कोविड-19 के परिणामों को बढ़ावा दिया है। 2021 में ओजोन से संबंधित क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी कि COPD से होने वाली लगभग आधी मौतों में भारत में हुई है। आधी मौत मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से जो मृत्यु हुई है वह लगभग आधी मृत्यु जो हुई है विश्व के लेवल पर देखा जाए तो आधी मृत्यु भारत में ही अकेले हुई हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून मंथ से, जो कि रिपोर्ट एवं सूचकांक से जुड़ा हुआ था। इसको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।